नमस्कार, स्पॉटलाइट हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखा माजन। सबसे पहले हम हरियाणा की इस हफ्ते की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। इसी के साथ हम बात करेंगे हफ्ते की बड़ी राजनीतिक खबर की, जो कि है इनेलो बसपा गठबंधन की। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं शंभू बॉर्डर के खुलने की। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने शंभू बॉर्डर खोलने के लिए आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया है कि एक हफ्ते के भीतर शंभू बॉर्डर को खुलवाया जाए। हाईकोर्ट ने पंजाब हरियाणा को कानून व्यवस्था बनाने का भी आदेश दिया है। खनौरी बॉर्डर पर जान गंवाने वाले किसान शुभकरण सिंह की मौत की जांच के लिए SIT बनाने का आदेश भी जारी किया गया है। सर, अभी ऑनरेबल कोर्ट ने ये ऑर्डर करा है कि विद इन 7 डेज जो शंभू बॉर्डर पे बैरिकेडिंग है उसको हटा दिया जाए। इसके साथ साथ कोर्ट ने पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार दोनों को निर्देश दिए हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखा जाए। साथ में ये भी बोला है कि अगर पंजाब की तरफ भी कोई शंभू बॉर्डर पे बैरिकेडिंग है या कोई ऑब्स्ट्रक्शन है उसको भी हटाया जाए। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये भी कहा है कि अगर कोई प्रोटेस्ट करना चाहता है तो डेजिग्नेटेड places have been identified by both these states. Anyone can protest peacefully at that designated place, but after obtaining due permission from the district magistrate. That is the law. एक किसान शुभकरण की, जैसे आपको याद होगा, हत्या हुई थी। तो हमारा इल्जाम था कि इसकी जो है, इसमें हरियाणा पुलिस दोषी है, इसकी जांच होनी चाहिए। तो उसमें कोर्ट ने FSL रिपोर्ट भी मंगवाई थी। कल FSL रिपोर्ट खोली गई तो उसमें एक बड़ी शॉकिंग रिवलेशन हुआ। उसमें बात निकल कर आई है कि उसकी जो गोली लगी है वो शॉटगन से लगी है। हरियाणा पुलिस के पास शॉटगन नहीं होती। ये बात कोर्ट में आई। इससे अगर हम पीछे जाएं तो किसान जो आगू थे, उनका एक इल्जाम था कि सारी एट्रोसिटीज में हरियाणा पुलिस के साथ कुछ सिविल ड्रेस में भी लोग थे। उनका कहना था कि वो भाजपा के साथ जुड़े हुए जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके लोग भी थे। तो उस टाइम पे उसको सबने डिसमिस कर दिया, ये कह के कि नहीं वो पुलिस वाले थे यूनिफॉर्म में। अभी एकदम से एक फैक्ट आया है तो कोर्ट का ये प्रिजम्पशन था कि अगर ये शॉटगन जो है, क्योंकि ये पुलिस के पास वेपन नहीं है तो पुलिस की गोली नहीं है, तो ये गोली किसकी है ये तो जांच होनी है। क्योंकि वो मैटर ऑलरेडी जस्टिस जयश्री ठाकुर की कमेटी के पास मैटर पेंडिंग है, तो उस मामले में ज्यादा विस्तार में चर्चा नहीं हुई। शंभू बॉर्डर खुलवाने की मांग को लेकर अंबाला निवासी एडवोकेट वासु शांडिल्य ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी। याचिका में केंद्र, हरियाणा व पंजाब सहित किसान नेता स्वर्ण सिंह पंढेर और जगजीत डल्लेवाल को पक्ष बनाया गया था। जी, आज जो PIL फाइल की गई थी, शंभू बॉर्डर को लेकर फाइल की गई थी, इसको खोला जाए और खनौरी बॉर्डर को भी खोला जाए, हमने मांग की गई थी। हमारी PIL में आज हाईकोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि किसानों के लिए ही नहीं बल्कि शंभू बॉर्डर सबके लिए खोल दिया गया है। तो हमने कहा कि आज 3 दिन हो गए हैं, अब तक कोई इस पे एग्जीक्यूट ऑर्डर नहीं हो रहे हैं हाईकोर्ट के। तो हाईकोर्ट ने कहा कि अभी 4 दिन पड़े हैं, हमने 1 हफ्ते का टाइम दिया था। अगर 1 हफ्ते में बॉर्डर नहीं खुलता तो हम दोबारा हाईकोर्ट के आगे प्रेयर करेंगे और प्रीपोनमेंट लगा के एप्लीकेशन हाईकोर्ट को बताएंगे कि बॉर्डर नहीं खुला। पर हमें उम्मीद है बॉर्डर खुल जाएगा। और सेकंड मांग हमने की थी खनौरी बॉर्डर को खोलने की आज, तो हाईकोर्ट ने कहा कि खनौरी एक बार शंभू बॉर्डर खुल जाए, उसके बाद हाईकोर्ट खनौरी को लेकर सुनवाई करेगा। और तीसरी मांग हमारे द्वारा ये की गई थी कि जो ये मेरी PIL है वह किसानों को रास्ता देने के लिए नहीं, इसलिए की गई थी क्योंकि जो अंबाला का व्यापार था ठप हो गया था। अंबाला का जो कारोबार था वह स्टारवेशन की तरफ जा रहे थे लोग। अंबाला में जो व्यापारी थे उनके पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं थे। तो इस करके हमने एक हाईकोर्ट में PIL फाइल की थी और हाईकोर्ट ने मेरी तमाम पिटिशनों को क्लब करके अब इसमें 7 अगस्त की डेट लगाई है और हमें आशा है कि शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर खुलेगा। इस बीच शुक्रवार को शंभू बॉर्डर को खोलने के पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल करते हुए हरियाणा सरकार से कहा कि राज्य सरकार हाईवे के यातायात को कैसे रोक सकती है, बल्कि राज्य सरकार का काम है कि वो यातायात को नियंत्रित करे। हम कह रहे हैं कि बॉर्डर को खुला रखें लेकिन उसको नियंत्रित भी करें। आखिर राज्य सरकार हाईकोर्ट के बॉर्डर को खोलने के आदेश को चुनौती क्यों देना चाहती है? तो आज स्टेट ऑफ हरियाणा ने आर्ग्यू किया, जो पिछली बार 10 तारीख को अभी हमने शंभू बॉर्डर खुलवाने का ऑर्डर किया है कि ये भी बैड इन आई ऑफ लॉ है। तो हमने इसको अपोज किया कि ये पूरा जस्टिफाइड ऑर्डर है। पिछले 6 महीने से ये बैरिकेडिंग
बैरिकेडिंग की वजह से जनता, डेली कम्यूटर इंक्लूडिंग फार्मर्स, बिजनेसमैन, लेबर्स, ऑल आर सफरिंग। तो जज साहब ने हमारी आर्गुमेंट को कंसीडर करते हुए एक पॉइंट रखा कि हाँ, अगर फार्मर्स को आगे जाना है तो वो उनका मौलिक अधिकार है, वो भी इंडिया के सिटीजन है। हमारी सरकार हमेशा जो भी न्यायालय का आदेश है उसका सम्मान करती है और निश्चित तौर पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश दिया गया है सरकार पूरी तरह से उसका पालन करेगी। लेकिन मैं अपने किसान भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा कि जनहित को ख्याल में रखते हुए, जनता की तकलीफों को मद्देनजर रखते हुए कहीं भी कोई परमानेंट जो पड़ाव है या परमानेंट रास्ता रोकने का वो जो कोई कार्य ना करें। दरअसल किसान आंदोलन के कारण बंद पड़े शंभू बॉर्डर को खोलने के पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। आपको बता दें कि गुरुवार को ही पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने किसानों के दिल्ली कूच को रोकने के लिए 6 महीने पहले बंद किए गए शंभू बॉर्डर को 1 हफ्ते में खोलने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा था कि ये बॉर्डर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और जम्मू कश्मीर के बीच नागरिकों की आवाजाही के लिए जीवन रेखा है। इसे बंद रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। हरियाणा सरकार को जाग जाना चाहिए। शंभू बॉर्डर को हमेशा के लिए बंद नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने दोनों राज्यों को ये सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि कानून व्यवस्था बनी रहे और राजमार्ग को उसके मूल गौरव पर बहाल किया जाए। कोर्ट ने किसान संघ को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि वे कानून का पालन करें। दरअसल लगभग 5 महीने से नेशनल हाईवे 44 किसान आंदोलन की वजह से बंद पड़े बॉर्डर की वजह से अंबाला के दुकानदार, व्यापारी, छोटे बड़े रेहड़ी फड़ी वाले भुखमरी की कगार पर आ गए हैं। अब जबकि बॉर्डर खुलने की खबर आई है तो दुकानदारों ने राहत की सांस ली है। माननीय हाईकोर्ट ने ये ऑर्डर किए हैं कि भाई ये शंभू बॉर्डर जो खुल रहा है, तो सबसे पहले तो मैं हाईकोर्ट का धन्यवाद करूंगा और उसके बाद हमारी जो जन जागृति संगठन था जो पिछले काफ़ी टाइम से इस काम के लिए लगा हुआ था, उनको बधाई दूंगा और अपने व्यापारियों को बधाई दूंगा कि जिन्होंने जन जागृति संगठन पे हमारा जो बंद का आह्वान किया था, आज हमारा वो बंद सफल रहा, क्योंकि इस बॉर्डर से हमारा व्यापार जो था वो पिछले 6 महीने से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा था। वहीं शंभू मोर्चे पर मौजूद किसानों ने फैसले का स्वागत किया और कहा कि वे दिल्ली कॉल पर अटल हैं। किसानों का कहना है कि बॉर्डर को बंद हरियाणा सरकार की तरफ से किया गया था। ये कोर्ट ने अपने आदेश में बता दिया है। ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਦਨਾਮ ਕਰੀ ਗਏ ਨੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਰੋਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਰਸਤਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। शंभू बॉर्डर खुलवाने के लिए अंबाला के व्यापारियों ने मुहिम छेड़ रखी थी। व्यापारियों ने शंभू बॉर्डर खुलवाने के लिए गृह मंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा था। व्यापारियों की मांग थी कि बॉर्डर बंद होने से अंबाला के व्यापारियों और आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आखिरकार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दोनों पार्टियां इनेलो बसपा एक साथ आती है। जानिए इन दोनों पार्टियों के समीकरण क्या रहेंगे और इसी के साथ इनकी रणनीति आगे की क्या रहेगी। विधानसभा चुनाव को लेकर फिर एक साथ आए इनेलो बसपा। विधानसभा चुनाव के लिए इनेलो बसपा में हुआ गठजोड़। चंडीगढ़ में दोनों पार्टियों के नेताओं ने किया बड़ा ऐलान। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। वहीं तमाम राजनीतिक दलों ने सियासी समीकरण बैठाते हुए शतरंज की चाल चलनी शुरू कर दी है और अपनी चुनावी तैयारियां भी तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो ने प्रदेश की सत्ता में लौटने के मकसद से बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा के साथ चुनावी गठजोड़ कर लिया है।
चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इनेलो के प्रधान महासचिव अभय चौटाला, इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा और बसपा सुप्रीमो मायावती के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में आज इस गठजोड़ का ऐलान किया गया है। चंडीगढ़ में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इनेलो विधायक अभय चौटाला ने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए इनेलो बसपा में गठबंधन हुआ है और इस गठबंधन के तहत इनेलो 53 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं बसपा 37 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। इस दौरान अभय चौटाला ने दोनों पार्टियों के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का भी जिक्र किया। साथ ही फ्री पानी, एक गैस सिलेंडर मुफ्त, बुढ़ापा पेंशन 7500 रुपए देने समेत अन्य कई चुनावी वादे भी मौके पर ही कर दिए। इस दौरान अभय चौटाला ने किसान आंदोलन पर बॉर्डर से बैरिकेड हटाने के पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले का भी स्वागत किया। हमारी सरकार बनने के बाद सबसे पहले एससी वर्ग की जो जितनी लंबित 1 लाख की जो नौकरियां हैं उनको तुरंत उठा जाएगी। उसके साथ एससी और बीसी उनके हिस्से का कोटा जो कांग्रेस और बीजेपी की सरकार में रहते हुए नहीं दिया गया, इनेलो बसपा गठबंधन की सरकार बनते उसको भी दिया जाएगा, पूरा किया जाएगा। हमारी सरकार बनने के बाद एससी वर्ग के लोगों को 100 गज के प्लाट जो भूमिहीन लोग हैं उनको 100 गज के प्लाट देंगे और उसमें दाऊ देवीलाल आवास योजना के तहत पक्का मकान बना देंगे ताकि गरीब आदमी को एक सर ढकने की एससी और बीसी वर्ग के बच्चों की जो परीक्षाएं प्रतियोगिताएं परीक्षाओं की जो तैयारियां हैं उसके लिए हम उनको अब तो उनसे पैसा वसूल किया जाए, हम उनको निःशुल्क जो है उसकी तैयारी करवाएंगे ताकि वो बच्चे भी भविष्य में आगे बढ़ सके। वहीं बसपा नेता आकाश आनंद ने कहा कि हरियाणा में इनेलो बसपा की सरकार बनने पर अभय चौटाला मुख्यमंत्री बनेंगे और इनेलो बसपा का गठबंधन केवल विधानसभा चुनाव तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आगे भी सभी छोटे बड़े चुनावों में दोनों दल साथ रहेंगे। हरियाणा प्रदेश में होने वाले विधानसभा आम चुनाव में बीएसपी व इनेलो गठबंधन को लेकर काफी विस्तार से बातचीत हुई थी, जिसमें उसी दिन सीटें भी तय कर दी गई थी, जिसमें से 90 में से 37 विधानसभा की सीटों पर बीएसपी व बाकी सभी सीटों पर इनेलो मिलकर यहां चुनाव लड़ेंगे और उस समय में वह मेरे साथ हमारे पिताजी श्री आनंद कुमार जी तथा श्री बेनीवाल जी भी मौजूद थे। उसकी ही आज चंडीगढ़ में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी घोषणा करने के लिए यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है और हम सभी को यह पूरी उम्मीद है कि यह बना गठबंधन हरियाणा प्रदेश में इस वर्ष होने वाले विधानसभा आम चुनाव में अपना बेहतर रिजल्ट लाएगा तथा अपनी सरकार भी जरूर बनाएगा और फिर सरकार बनने पर बहन जी के आशीर्वाद से वह गठबंधन की ओर से श्री अभय चौटाला जी को ही हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। बताते चले कि साल 1996 में लोकसभा चुनाव के दौरान इनेलो और बसपा के बीच पहली बार गठबंधन हुआ था। उसके बाद साल 2018 में बसपा और इनेलो के बीच राजनीतिक गठजोड़ हुआ, लेकिन यह गठबंधन विधानसभा चुनाव तक लोगों के बीच नहीं पहुंच पाया। ऐसे में देखना होगा कि तीसरी बार बसपा से गठबंधन करने वाली इनेलो और पार्टी के महासचिव अभय चौटाला के लिए यह गठबंधन कितना फायदे का सौदा साबित होगा। पीटीसी न्यूज हरियाणा के लिए अतुल वर्मा की रिपोर्ट। इनेलो और बसपा फिर से एक हो गए हैं। ऐसे में पीटीसी न्यूज के साथ रामपाल माजरा ने खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि इस गठबंधन से जनता को क्या फायदा होगा। देखिए, क्या लगता है कि विधानसभा में इस गठबंधन का कितना असर देखने को मिलेगा? प्रदेश के लोगों की इच्छा थी, हर क्षेत्र से ये मांग आ रही थी
कि कमेरे वर्ग के लोग एक मंच पर इकट्ठे हों। बहुजन समाज पार्टी का मतदाता और कार्यकर्ता भी कमेरा है और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का भी कार्यकर्ता कमेरा है। ये गठजोड़ दोनों के बीच में हुआ है और पहले भी हमारे गठबंधन हुए, हमने राजनीति में आयाम भी स्थापित किए और इसी प्रकार से प्रदेश के लोगों की इच्छाओं के मुताबिक हमने ये गठबंधन किया है और हम आने वाला चुनाव जो हरियाणा प्रदेश की विधानसभा का होगा उससे जीतेंगे और हरियाणा प्रदेश में गठबंधन का परचम लहराएंगे। मुख्यमंत्री की भी घोषणा हो चुकी है कि अभय सिंह चौटाला सरकार बनती है तो उनको मुख्यमंत्री के तौर पर जो है कुर्सी पर बैठाया जाएगा। तो क्या लगता है आपको कि सीटों का भी इसमें बंटवारा है? 37 सीटों पे बसपा लड़ेगी, 53 सीटों पे इनेलो लड़ेगी। तो कौन कौन सी ऐसी सीटें संभावित हो सकती है जिसपे इनेलो अपना दावा करेगी? आपको इस गठबंधन के बारे में हमारे नेताओं के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बातें सुनी है कि 53 पे हम इंडियन नेशनल लोकदल लड़ेगी, 37 पे बीएसपी लड़ेगी। इसमें भी कोई हार्डली ये संख्या वो नहीं, हम और भी सीटें छोड़ देंगे। जहां पे जिताऊ उम्मीदवार होगा हम उसे जिताएंगे और सम्मान विचारधारा के लोगों को भी इकट्ठा करने के लिए प्रयास करेंगे और हमारी बातचीत भी कई दलों के साथ चल रही है। हम उनको लाएंगे और इस गठबंधन में शामिल करेंगे और जीतेंगे। अभय सिंह चौटाला ठीक कहा है हमारे आकाश आनंद जी ने कि अगर हम बहुमत हासिल करते हैं तो हमारे स्वाभाविक नेता वही हैं, उन्हीं को मुख्यमंत्री का पद मिलेगा। तीसरे मोर्चे की भी बात की जा रही है कि जो कई और राजनीतिक जो पार्टियां हैं प्रदेश से जो संबंध रखती हैं भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ जो चुनाव लड़ना चाहती हैं या उनके खिलाफ जो खड़ी हैं उनको भी एकजुट करने की जो है तैयारी, उसकी जिम्मेदारी आपके कंधों पे है। हर कोशिश होगी उनको इसी गठबंधन में शामिल किया जाए और उनके साथ हमारी बातचीत भी चली हुई है और वो भी सकारात्मक भूमिका निभाने को तैयार हैं, वो भी हमारे साथ आने को तैयार हैं और हम उनको स्थान देने को तैयार हैं और मुझे आशा है कि हम तीसरा मोर्चा बहुत सशक्त बनाएंगे और प्रदेश में जीत का परचम फहराएंगे। तो ऐसी कौन सी जो पार्टियां जो जिनसे आपकी बातचीत जारी है और जो संभावित हैं कि आपके साथ तीसरे मोर्चे में जो शामिल हो सकती है? क्योंकि आम आदमी पार्टी के साथ भी क्या गठबंधन की बात हो रही है या सिरे चढ़ सकती है? और वहीं जननायक जनता पार्टी पे जो इनेलो से ही निकली थी एक समय में, बहुत से राजनीतिक दल हैं जिनको साथ लेकर के हम बातचीत के दौर हमारे चले हुए हैं और उन राजनीतिक दलों का भी मैंने कहा सकारात्मक विचार है, वो भी आने को आतुर हैं, तैयार हैं। हम जल्द ही उनके साथ मंत्रणा करेंगे और इस मंच में इकट्ठे करेंगे, इस गठबंधन में लाएंगे। पेरिस ओलंपिक के लिए जिन खिलाड़ियों का चयन हुआ है उन्हीं में से कई हरियाणा के भी धुरंधर शामिल हैं। उन्हीं में से एक है रितिका हुड्डा। रितिका हुड्डा और उनके कोच मनदीप ने पीटीसी न्यूज से खास बातचीत की है जिसमें उन्होंने ओलंपिक की तैयारियों के बारे में बात की है। सुनिए। मनदीप जी, आपका पहले तो स्वागत है पीटीसी पे। जिस तरह से रितिका के लिए आप मेहनत कर रहे हो, क्या कहेंगे? सर, वो अभी जैसे हर एक खिलाड़ी का एक सपना होता है तो उसी के तहत अभी रितिका ने अभी देश के लिए क्वालिफाई किया है 76 केजी में, तो और अभी अच्छी प्रैक्टिस चल रही है और अभी परफॉर्मेंस भी काफ़ी पीक पर है। तो हमारे को उम्मीद है कि हम इसमें इस बार ओलंपिक में फिर से चट्टग्राम स्टेडियम से मेडल जीत के आएगी रितिका। रितिका कितने घंटे प्रैक्टिस करती है दिन में, सुबह शाम? सर, अभी जैसे जिस टाइम पे टूर्नामेंट है हमारा उसी टाइम पे हम ट्रेनिंग का सेशन होते हैं हमारे, 2-3 घंटे लग जाते हैं सुबह और 3 घंटे शाम की ट्रेनिंग। कुछ बारीकी के हैं आपके पास जो इनको सिखा रहे हैं, जो कुश्ती के स्पेशल गुरु होते हैं? सर, अभी तो यही है, अभी स्पेशल तो अभी जैसे जो भी वीक पॉइंट है उनको थोड़ा सा अभी काम कर रहे हैं और अच्छे से मतलब काफ़ी अच्छा सुधार भी है और जो हमारे स्ट्रॉन्ग उनको और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। जो भी जिस तरह से मनदीप जी यहाँ खिला रहे हैं, काफ़ी खिलाड़ियों को सिखाते हैं, तो कितने घंटे सिखाते हैं और कितना आप इनको सीखते हैं? सर, जैसे सर सुबह शाम 3.5 घंटे कराते हैं और उसमें 1.5-2 घंटा मैट होता है हमारा, उसके बाद हार्ड वर्क होता है। तो मैट पे जितनी गलतियाँ होती हैं सर एक एक गलती पे ध्यान देते हैं, बहुत अच्छे से सिखाते हैं सर। ओलंपिक के लिए खिलाड़ी का सपना होता है कि ओलंपिक में जाए, देश के लिए मेडल जीते, तो क्वालिफाई कर लिया था आपने और अब इस तैयारियाँ किस तरह की चल रही हैं अब?
सर मेरी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है और जैसे मेरे अपोनेंट है मैं उनके बाउट देख के मतलब उनकी अटैक डिफेंस सब कुछ अच्छे से कर रही हूँ और जहाँ गलती हो रही है सर उन पे ध्यान दे रहे हैं। तो इस बार कितने तैयार हैं आप मेडल के लिए? सर मैं 100% तैयार हूँ, अपना बेस्ट दे के आऊँगी। ये थी हरियाणा के इस हफ्ते की बड़ी खबरें। अगले हफ्ते स्पॉटलाइट हरियाणा में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।